हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। और आज 58 लेक्चर नंबर है हमारा क्लास 10th की मैथमेटिक्स का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना एपी ख़त्म कर लिया, उसको रिवाइज कर लिया और एपी का काम वहीं से ख़त्म हो गया है ना। मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन क्या दिया था, ऐसे ही बस उसके नाम से थोड़ी सी छिड़कानी की थी। इस लेक्चर में हम लोग जो अपनी अगली यूनिट है, यूनिट नंबर 6, आप उसको एज ए चैप्टर बोल सकते हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। तो इस त्रिभुज के चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो पढ़ना है, जो टॉपिक्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने एक सिलेबस यहाँ पे लिख दिया है। टोटल 12 पॉइंट्स हैं, जिनमें से इंट्रो और रिवीजन को छोड़ दे तो टोटल 10 पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में। ये हमें एक एक करके डिस्कस करने हैं ना। तो मैं सिलेबस का ओवरव्यू दे दूं, हर एक पॉइंट आपको जनरली समझा देता हूं, फिर हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या है, समानुपात और बराबर में अंतर, द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनल एंड इक्वल। आप लोगों ने अनुपात तो बहुत ही सुना होगा और बराबर भी काफ़ी सुना होगा, है ना। अगर अनुपात निकालना हो तो एक संख्या को दूसरी संख्या के बटे में लिखें तो उन दोनों का अनुपात निकल आता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। जैसे हमें रेशियो अगर फाइंड करना हो 4 और 7 का, तो हम कैसे लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 7। ये होता है 4 और 7 का रेशियो। और इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे। सॉल्व हम ऐसे लिख के करेंगे और लिखेंगे ऐसे, तो ये कहलाएगा 4:7, है ना। रेशियो ये होता है। बराबर क्या होता है, अगर हम कह दें कि x इज इक्वल टू y, तो हम ऐसे लिखेंगे उसको, है ना। अनुपात और रेशियो और इक्वालिटी, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें फ़र्क आपको समझना है यहाँ पे। अगर मैं कहूँ कि आपने 2 त्रिभुज ले लिए, ओके, और इन त्रिभुज की भुजाएं होंगी, दोनों त्रिभुज हैं। मैं अगर कह दूँ कि इन त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं, मतलब कि त्रिभुज की पहली भुजा अगले त्रिभुज की पहली भुजा का रेशियो, त्रिभुज की दूसरी भुजा अगले त्रिभुज की दूसरी भुजा का रेशियो, और इस त्रिभुज की तीसरी भुजा अगले त्रिभुज की तीसरी भुजा का रेशियो जो है ये इक्वल आ रहा है तीनों, तो ये हो गया समानुपाती। मतलब इन तीनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर है। अब अगर मैं कह दूं भुजाओं का अनुपात नहीं बल्कि भुजाएं खुद ही बराबर हैं, तो क्या डिफरेंस होगा, है ना। अनुपात और बराबर में क्या डिफरेंस होता है, मैं यहाँ पे जगह है तो बता देता हूँ आपको। चल, मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया जस्ट लाइक दिस, और एक बड़ा ट्रायंगल बनाया ऐसे, ए बी सी, ए बी सी। ओके, इस ट्रायंगल की भुजा है 2x 3x 4x, और इसकी भुजा मान लो 6x 9x 12x। ये दो ट्राइंगल है। x एक पैरामीटर है, वेरिएबल। 2x इसकी भुजा है, एक 3x है, तीसरी 4x है, इसकी 6x है, 9x है और 12x है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात निकालिए और देखिए कि क्या ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। बराबर तो नहीं दिख रही है क्योंकि ये 2x है, ये 6x है ना। बराबर कब होंगी, जब जहां पे ये क्वांटिटी लिखी हो वो भी क्वांटिटी यहां पे भी लिखी हो, है ना। ओके, अनुपात निकालने के हम लोग क्या करते हैं, पहली भुजा इस त्रिभुज की पहली भुजा इस त्रिभुज की पहली भुजा बटे में कर दो। ओके, तो ये अनुपात कितना निकल आएगा, x से x कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। ए बी मैं नाम लिख दूं, चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका दूसरा नाम रख देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, अगर ये त्रिभुज ए बी सी है तो मान लो ये त्रिभुज डी ई एफ हो गया। ओके, तो भुजा ए पी ए बी का हम लोगों ने अनुपात किससे निकाला है, डी ई से, है ना। ठीक, किसके इक्वल आ गया है, 1/3 के। अब हम लोग दूसरी भुजा उठाते हैं, ए सी को उठा लो। ए सी का अनुपात निकाले हम डी एफ से। डी एफ, जो भुजा इस त्रिभुज की उठा रहे हो वही भुजा इस त्रिभुज की उठानी है। ओके, निकालो अनुपात, ए सी 3x है, डी एफ कितना है 9x,
एक्स एक्स कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 3 9, क्या आ गया 1/3। ये वाला अनुपात भी 1/3 आ रहा था, ये वाला भी 1/3 आ रहा है। अब बी सी भुजा उठा लो, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, ये कितना आएगा 4x डिवाइडेड बाई 12x, ये भी 1/3 आएगा, चेक कर लो। तो मतलब जब हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, इस तीनों भुजाओं को पारस्परिक इन तीनों भुजाओं से अनुपात लिया तो अनुपात बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों में जो भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या है, बराबर है। तो मतलब त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। अनुपात का अर्थ ये होता है। अब अगर यहीं पे मैं दो ट्रायंगल बना दूं, मान लो एक ट्रायंगल ये है, मैं छोटा सा ही बना रहा हूं क्योंकि जगह कम है, और दूसरा ट्रायंगल ये है, ए बी सी डी ई एफ। ओके, इसकी भुजा है एक 3 4 और 2 2 3 4, ये दिख नहीं रहा है 2 3 4 बट कंसीडर कर लो, और इसकी भुजा है 3 4 2। तो क्या इन दोनों त्रिभुजों में भुजाएं बराबर आपको दिख रही हैं? इसमें भी एक भुजा 3 है, इसमें भी एक भुजा 3 है, इसमें एक भुजा 4 है, इसमें एक भुजा 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं, और यहाँ पे क्या कहेंगे, इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं। तो आपको बराबर और अनुपात में अंतर पता चला। ओके, अब हम लोग इसको मिटाते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। समरूप त्रिभुजों की परिभाषा। एक शब्द यहाँ पे यूज हुआ है समरूप, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, सिमिलर। दो चीजें सिमिलर कब हैं और इक्वल कब हैं, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी चीज सामने आती है। सिमिलर, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट। एक कॉन्ग्रुएंसी होती है जिसको बोलते हैं सर्वांग समता। तो आप लोग शेप और साइज जानते होंगे। ज्योमेट्री में दो चीजें, शेप एंड साइज। शेप को बोलते हैं आकार, साइज को बोलते हैं आमाप। आकार का मतलब होता है कोई चीज कितनी बड़ी है, और वो शेप का मतलब होता है आकार, वो चीज दिखने में कैसी है। साइज का मतलब है वो चीज कितनी बड़ी है। देखो, मैंने आपको यहाँ पे अगर एक बॉल बना दी सर्किल, और यहाँ पे एक बड़ी बॉल बना दी, तो देखो ये दोनों, ये अंडा बन गया यार, हमको सर्कल बनाना है। ओके, ये दोनों सर्कल हैं, बॉल की तरह दिख रही हैं। शेप मतलब होता है ये दिखने में कैसी हैं, दोनों दिखने में सर्कल हैं, तो मतलब इन दोनों चीज़ों का जो शेप है वो इक्वल है। अब साइज की बात करते हैं। साइज वो चीज़ होती है जिससे हम इस त्रिभुज की माप निकालते हैं, आमाप जिसको बोलते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों का माप बराबर होगा क्या? त्रिभुज की माप किससे निकालते हैं? उसकी त्रिज्या से, है ना। देखो, इसकी त्रिज्या छोटी होगी, इसकी त्रिज्या बड़ी होगी, है ना, रेडियस साफ साफ जाहिर हो रहा है। तो मतलब इन दोनों त्रिभुजों में शेप इक्वल है, साइज अलग अलग है। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया है कि शेप क्या होता है और साइज क्या होता है। अब अगर शेप और साइज पता चल गया होगा तब आप लोग समरूपता को आसानी से पहचान पाएंगे। ओके, दो आकृतियों को समरूप तब कहेंगे जब उनका शेप इक्वल हो, साइज कुछ भी हो। क्या बोला मैंने? दो वस्तुएं या दो आकृतियां समान समरूप कहलाती हैं यदि उनका शेप यानी कि आकार बराबर हो। आपने दो स्क्वायर ले लिए, एक ऐसा और एक बड़ा सा, दोनों स्क्वायर हैं, दोनों का शेप बराबर है, दोनों समरूप हो जाएंगे। साइज दोनों का इक्वल नहीं है, अलग अलग है, तो इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमें समरूपता के लिए सिर्फ शेप इक्वल होना चाहिए। अब त्रिभुजों में समरूपता कैसे देखेंगे? जिस तरह हमने स्क्वायर में देखा उस तरह त्रिभुज में देखेंगे। एक त्रिभुज ऐसे बन गया, दूसरा त्रिभुज इसी के बगल में इससे बड़ा बन गया लेकिन ऐसे ही बन गया, तब हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। और समरूप का निशान ये होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिल्डा। अब हिंदी में क्या बोलते हैं ये नहीं पता है। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है क्योंकि इन दोनों का जो है शेप, जो इनका आकार है, वो दोनों इक्वल है। साइज की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि साइज अलग अलग होता है। ओके, बाद में आप लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर देखना रहता है किन्हीं दो त्रिभुजों में, उन्हें समरूप प्रूफ करने के लिए आपको ये बाद में पढ़ाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट। आई थिंक ये लेक्चर इंट्रोडक्शन में ही चला जाएगा
और प्रॉपरली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। खैर इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है। उसके बाद आता है सर्वांग समता और समरूपता में अंतर। सर्व अंग सम, देखो सर्वांगता को अगर हम संधि विच्छेद करें तो सर्वांगसम ये शब्द है, सर्व प्लस अंग प्लस सम। ऐसी दो आकृतियां जिनके सभी अंग समान होते हैं, एक बराबर होते हैं। मान लो एक आकृति दूसरी आकृति की कॉपी होती है, तब ऐसी दो आकृतियों को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्व अंग सम। और समरूप तो आप लोगों ने देख लिया कि उनका शेप इक्वल होना चाहिए, है ना, शेप बराबर होना चाहिए। तो अगर आपको बोला जाए कि दिखाइए कि कोई दो त्रिभुज सर्व अंग सम है, तो आप क्या पता करेंगे? उस त्रिभुज में तीनों एंगल पता करेंगे और उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता करेंगे। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर हैं, तब हम लोग क्या बोलेंगे? ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। आगे चल के और भी बहुत सारे क्राइटेरियंस हैं जिसमें सर्वांग सम प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक ही दो चीजें निकाल लो तो सर्वांग सम प्रूफ हो जाता है। ओके, तो सर्वांग सम और समरूप में अंतर समझ आया। आगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स की प्रमेय। अब थेल्स ने किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए एक प्रमेय दी थी। उस प्रमेय को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या होती है। ओके, दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां यानी कि क्राइटेरियंस ऑफ प्रूविंग टू सिमिलर ट्रायंगल्स। हमें कैसे पता चलेगा कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या नहीं? तो एक सिंपल सा फंडा होता है, आई थिंक दो फंडे होते हैं। पहला, भुजाएं समानुपाती। अगर दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हो, मैंने समानुपाती क्या होता है शुरू में बताया था। और सेकंड पॉइंट, कोण बराबर। सम्मुख कोण, जैसे कि त्रिभुज आपने एक ऐसे बनाया और दूसरा त्रिभुज ऐसे बनाया। मान लो मैंने एक ऐसे त्रिभुज बनाया और दूसरा त्रिभुज ऐसे बना दिया, ए बी सी डी ई एफ। तो जिस तरह से ये त्रिभुज बना है उस तरह से इसको भी रखना है। ओके, क्या देखेंगे हम लोग? भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। इस वाली भुजा को इस वाली भुजा का अनुपात, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। पहली चीज, कोण बराबर होना चाहिए। कौन सा कोण किसके बराबर होना चाहिए? जैसे जैसे ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, वैसे वैसे इसमें कोण मिलाते जाओ। ऊपर वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए, ये बी वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये सी वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तब हम लोग बोलेंगे कि दो त्रिभुज समरूप हैं, है ना। सो दीज आर द क्राइटेरियंस ऑफ प्रूविंग टू ट्रायंगल्स सिमिलर। उसके बाद सम अदर रिजल्ट्स, कुछ अन्य परिणाम इसी सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर कुछ हमें ऐसे रिजल्ट्स देखने हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में या अपनी नॉलेज बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रहेंगे और उनका काफ़ी रोल रहेगा। ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सही नामकरण का महत्व। मैंने ये जो ए बी सी लिखा है, डी ई एफ लिखा है, ये एक रीज़न से लिखा है। मैं ए को यहाँ भी लिख सकता था, बी को ऊपर भी ले जा सकता था, सी को यहाँ भी ले जा सकता था। तो आप लोगों को एक नियम मैं बताऊंगा, जिस नियम को सीख के आप किसी आकृति का नामकरण करना सही से जान जाएंगे, ताकि उस आकृति से हमें रिजल्ट जो भी निकालने हैं वो एकदम अच्छे से आए और एक सिमिलर तरीके से आए, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको एक पैटर्न मिल जाए, तब उसके लिए हमें सही नामकरण का जानना बहुत ही आवश्यक है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट नेमिंग या नॉमेनक्लेचर। उसके बाद दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब जाहिर सी बात है, ये त्रिभुज इसके समरूप है तो इसका भी क्षेत्रफल अलग होगा, इसका भी क्षेत्रफल अलग होगा, है ना। इसके सभी भुजाओं का अनुपात इसके सभी भुजाओं के अनुपात से जब लिया गया, मतलब फर्स्ट भुजा सेकंड और थर्ड जब रेशियो लिया गया तो बराबर आ रहा था ना। तो इसका मतलब जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन हमें ज़रूर मिलेगा कि हमें क्षेत्रफल के अनुपातों के बारे में कुछ एक आइडिया लगा सके पहले से ही, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे डिराइव होगा रिगार्डिंग द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम। भैया पाइथागोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
आप लोग क्लास 7 से आई थिंक पढ़ते चले आ रहे होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज, बेस और जो परपेंडिकुलर है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड है ये पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अब क्योंकि हम 10th स्टैंडर्ड में है, तो हम लोग इस थ्योरम को और डिटेल से जानेंगे, है ना। वहां तक तो आप लोगों ने सिर्फ देख लिया कि समकोण त्रिभुज है तो उसके कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे और आगे अच्छे से जानेंगे। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय पर कुछ प्रमुख परिणाम। अब कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो इस पाइथागोरियन थ्योरम को यूज करके प्रूव किए जा सकते हैं, उन रिजल्ट्स को हम लोग देखेंगे और फाइनली अपनी यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग रिवाइज करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हर एक यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, है ना। ओके, तो यहाँ तक आपका पूरा सिलेबस आउटरो था, इंट्रो था सिलेबस का, कि कैसे कैसे हमें एक एक टॉपिक को पढ़ना है। अब मैं इन सबको साफ करके स्टार्ट करता हूँ अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, विच इज समानुपात और बराबर में अंतर क्या होता है। अब हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं। ओके, तो मैं ये बोर्ड साफ करके आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक से मिलता हूँ। समानुपात और बराबर में अंतर अब आपको पढ़ना है। मैंने समानुपात बता ही दिया था, है ना, कि किसी दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती कैसे होती हैं और बराबर कैसे होती हैं। ओके, अब हम किसी त्रिभुज में दो चीज देखने वाले हैं, उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात और उस त्रिभुज की क्या बोलते हैं इनको, कोणों का अनुपात देखने वाले हैं। ओके, तो पहला पॉइंट देखने वाले हैं त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित। ओके, मान लेते हैं इसके लिए अपने पास दो त्रिभुज हैं, ए बी सी, ये विषम बाहु त्रिभुज है। ओके, और एक दूसरा त्रिभुज है, ये भी विषम बाहु है, इस त्रिभुज से थोड़ा बड़ा है, डी ई एफ। इसका एक एंगल है सपोज इट इज 2x, ये एक एंगल है 3x, ये एक एंगल है 4x। ओके, ये वाला एंगल 2x 3 x की जगह मैं y लेता हूँ। अगर x ही ले लिया तो ये तो दोनों पहले से इक्वल हो गए ना। हम लोग शो करेंगे कि अगर दोनों समानुपाती हैं, दोनों की भुजाएं, तो एंगल बराबर होंगे 4y। और इनके साइड्स 2x 4x 6x 4y 8y 12y। ये एक त्रिभुज है, इसके साइड्स ये हैं, एंगल्स ये हैं। ये दूसरा त्रिभुज है, इसके साइड्स ये हैं और एंगल ये हैं। पहले हम लोग बात करने वाले हैं साइड्स के बारे में। ओके, त्रिभुज त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात। ए बी का अनुपात किससे निकालेंगे, डी बाई ई से, है ना, डी ई से। तो ए बी है अपना 2x और डी ई है अपना 4y, तो ये हो गया 1/2y। आ रहा है ना, ध्यान से समझ, 2 1 2 2 2 4। ओके, जब हमने ए बी और डी ई का अनुपात निकाला तो 1/2y आ गया। अब हम लोग अगली भुजा पे बढ़ते हैं, हम लोग बी सी को उठाते हैं। बी सी, इसका अनुपात निकालेंगे ई एफ से, है ना, एक्स भी तो है ना यार, मैं एक्स पे भूल ही गया। ई एफ, बी सी अपना है 6x, ई एफ है 12y, 6 1 6 6 2 12, ये भी आ गया x/2y। जब हमने उठाया ए सी तो उधर से लेना पड़ेगा डी एफ, ये कितना आएगा 4x डिवाइडेड बाई 8y, इट विल बी x/2y। नज़र आ रहा है ना साफ साफ। देखो, ये जो अनुपात था, ये जो अनुपात था,
ये जो अनुपात था, तीनों बराबर है ना, तो हम लोग यहां से क्या बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं। ओके, अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF की भुजाएं समानुपाती हैं। एक वर्ड यहां पे आता है, आपने सुना होगा, संगत। संगत का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस त्रिभुज की पहली भुजा उठा रहे हैं तो हम बोले कि AB की संगत भुजा, तो इसका मतलब होगा AB के जैसी जो दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा है वो, तो इसकी संगत भुजा क्या होगी, DE। BC की संगत भुजा EF, DE, और ये AC की संगत भुजा DF, है ना। ये होता है संगत का अर्थ। तो यहाँ पे हमें संगत वर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF की यहाँ पे संगत भुजा लिखना पड़ेगा, तब ये एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, संगत भुजाएं, मुझे ये वर्ड याद नहीं आ रहा था बहुत देर से, समानुपाती हैं। अब हम लोग एंगल्स का रेशियो निकालते हैं। सेकंड पॉइंट, त्रिभुज के कोणों से संबंधित या त्रिभुज के कोणों के पदों में, त्रिभुज के कोणों से संबंधित, कोणों ऐसे होता है। वापस से हमें रेशियो निकालना है ना। पहले मैं त्रिभुज के एंगल्स सारे लिख लेता हूं। एंगल A इक्वल टू क्या है, 3x है ना, यस 3x। एंगल B इज इक्वल टू 2x, एंगल C इज इक्वल टू 4x। और उस वाले त्रिभुज में एंगल D क्या है, 3y, और एंगल E क्या है, 2y, एंगल C क्या है, F 4y। D A B C D E F, इसमें रेशियोज इक्वली आ जाएंगे। ओके, तो रेशियो अगर हम निकालें एंगल्स का, मतलब संगत कोणों का अनुपात, संगत कोण यही होगा ना, इसका संगत ये, इसका संगत वो, और इसका संगत ये। तो एंगल A अपॉन एंगल D विल बी 3x अपॉन 3y, 3 से 3 कैंसिल, x अपॉन y। एंगल B डिवाइडेड बाई एंगल E, दिस विल बी 2x डिवाइडेड बाई 2y, x अपॉन y। और एंगल क्या है, C अपॉन E है ना, C अपॉन F है, इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 4y, दिस विल बी x डिवाइडेड बाई y। आपको एंगल्स का रेशियो निकाले, ये भी इक्वल आ गया। लेकिन जब हम कोणों की बात कर रहे हैं तो सिर्फ रेशियोज ही नहीं इक्वल आएंगे, बल्कि ये कोण भी इक्वल आएंगे। कैसे इक्वल आएंगे देखते हैं। तो त्रिभुज ABC में अब आपको पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है ना। हम इस त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल सम कर दें तो 180 डिग्री आता है। तो 2x को जोड़ें 3x से और इसको जोड़ दें 4x से, तो ये बराबर 180 अंश आ जाएगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, 3 to 5 और 5 for 9 है ना। 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। x बराबर 20 आ गया तो सारे एंगल्स हम निकाल सकते हैं। तो कोण A बराबर 20 × 60, कोण B बराबर 20 दूनी 40, कोण C बराबर 20 चौक 80, 60 40 100 180। तो हमने त्रिभुज ABC के तीनों एंगल निकाल लिए, 60 40 80 आ गया। अब हम त्रिभुज इस वाले के निकालते हैं, त्रिभुज DE। मैं F को बार बार E क्यों लिख रहा हूं, DEF में। ओके, इसमें भी ऐसे ही होगा, 2y प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने यहाँ पे 2y 3y 4 ले लिया, इससे आप कंफ्यूज मत होइए, है ना। मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता, कोई सा भी यहाँ पे वैल्यू ले लेता वेरिएबल चेंज करके, तब भी यही आता।
आपको इन दोनों त्रिभुजों के जो कोण है वो संगत कोण बराबर मिलते हैं। देखो यहाँ पे भी 9y इक्वल टू 180 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 20 डिग्री, सो दिस विल इम्प्लाई एंगल D इज इक्वल टू 60, एंगल E इज इक्वल टू 40, एंगल F इज इक्वल टू 80। तो देखो ध्यान से, इस त्रिभुज के जो संगत कोण है, इस त्रिभुज के जो संगत कोण है बराबर हैं, है ना। तो आप लोगों को यहाँ से एक बात ये समझ आ गई कि समानुपाती और बराबर होने में क्या फ़र्क है। समानुपाती त्रिभुज की भुजाएं होती हैं और बराबर त्रिभुज के कोण होते हैं, अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं तो। ओके, ये हो गई फर्स्ट टॉपिक की बात। तो आपको ये सारा कैलकुलेशन करने से 2 पॉइंट पता चले बहुत इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट क्या, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि भुजाएं दोनों बराबर हैं। देखो ये भुजा अलग है, ये भुजा बड़ी है ना, ये भुजा भी छोटी है, ये भुजा बड़ी है। तो मतलब अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि संगत भुजाएं बराबर हैं। लेकिन अगर संगत कोणों का अनुपात बराबर है, कोण ए अपॉन कोण डी, कोण बी अपॉन कोण ई, कोण सी अपॉन कोण एफ, ये तीनों रेशियोज इक्वल हैं, तो इससे क्या पता चलेगा कि दोनों त्रिभुज के संगत कोण एग्जैक्टली इक्वल हैं, दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आए हैं, मैं इनको एज ए रिजल्ट लिखवा देता हूं यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे 2 रिजल्ट्स मैंने लिखे हैं आपके सामने, मैं एक बार इनको पढ़ के बता देता हूं। संगत भुजाएं समानुपातिक हैं का अर्थ यह नहीं है कि संगत भुजाएं बराबर हैं। किन्हीं 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं अगर समानुपाती हैं तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हैं। पहला पॉइंट ये कहता है त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है। ओके, संगत कोण समानुपातिक हैं, कोण समानुपातिक हैं, इसका अर्थ है कि संगत कोण अवश्य रूप से बराबर यहां पे होना चाहिए। मैंने भी क्या लिख दिया, अवश्य रूप से बराबर, ध्यान नहीं दिया उसके लिए सॉरी। अवश्य रूप से बराबर हैं। अगर भुजाएं समानुपातिक हैं तो दैट डजंट मीन कि भुजाएं बराबर हैं, लेकिन अगर भुजाएं समानुपातिक, कोण समानुपातिक हैं तो दैट एग्जैक्टली मीन्स कि तीनों कोण, उस संगत कोण जो है वो अवश्य रूप से बराबर है ना। ये 2 रिजल्ट्स आपको बहुत ही काम आने वाले हैं, नोट कर लीजिए। ओके, तो इस लेक्चर को मैं आगे से यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत चिल्ला लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में बात करने वाले हैं, समरूपता किसी 2 त्रिभुजों की। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।